नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। बंगाल के संदेश खाली की महिलाओं के शोषण से सिहरा हिंदुस्तान। संदेश खाली पहुंचा राष्ट्रीय महिला आयोग। महिलाओं की आप बीती में सामने आया अपनी अस्मिता को बचाने का इन महिलाओं का दर्द। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि संदेश खाली की महिलाओं को बहुत बुरी तरह से किया गया प्रताड़ित। शासन प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है शोषण। संदेश खाली की घटनाओं ने पश्चिम बंगाल सरकार और कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठाए हैं। ये बड़े सवाल हैं। सवाल है कि कौन दे रहा है संरक्षण शेख शाहजहां को? गरीब को जीने के लिए क्यों करना पड़ रहा अपनी अस्मिता से समझौता? आखिर कौन डरा रहा है संदेश खाली की महिलाओं को? होगी चर्चा इन तमाम सवालों पर। साथ ही बताएंगे आपको क्यों खास रहा जो जेबीसी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 10 लाख करोड़ की परियोजनाएं किस तरह से देंगी गति विकसित भारत की रफ्तार को। साथ ही होंगी देश दुनिया और खेल की भी खबरें। मैं हूं ऋतु वर्मा। आइए सबसे पहले शुरुआत करेंगे अभी तक की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14,000 परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा पिछले 7 वर्षों में यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का बना माहौल। प्रधानमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जहां विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है रिकॉर्ड निवेश। उत्तर प्रदेश देश में औद्योगिक निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा। प्रधानमंत्री ने कहा आज के भारत में अनंत शक्ति, अपार संभावनाएं। उत्तर प्रदेश के संबल में श्री कल्की धाम मंदिर का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने कहा तीर्थ स्थलों के विकास के साथ उन्नत आधुनिक बुनियादी ढांचा भी हो रहा है तैयार। संदेश खाली की महिलाओं ने बताई आप बीती, छल का दर्द। कहा महिला होकर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नहीं पूछा हाल। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। भाजपा सांसद लौकित चटर्जी का आरोप, ममता बनर्जी के आंचल में छुपा है शेख शाहजहां। चंडीगढ़ में केंद्र और किसान प्रतिनिधियों के बीच बातचीत रही सकारात्मक। सरकार ने दाल समेत 4 फसलों पर 5 साल एमएसपी की गारंटी का दिया प्रस्ताव। वहीं किसानों ने प्रस्ताव पर सहमति के बाद फैसला लेने की कही बात। प्रवर्तन निदेशालय के सामने छठी बार भी पेश नहीं हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए हैं भगौड़ा नंबर 1। और गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का आगाज। प्रधानमंत्री ने दिया वीडियो संदेश। कहा देश में युवाओं के लिए संभावनाओं का इकोसिस्टम हो रहा है तैयार। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। और शुरुआत संदेश खाली की घटना से ही। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का सच अब सबके सामने है। 2 आरोपी तो पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन तीसरा मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अब तक फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने पीड़ित महिलाओं से बात की और वहां के हालात को देखकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का सच अब सबके सामने आ गया है और महिलाओं के साथ दुराचार को लेकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। महिलाओं का आरोप है कि ममता की पार्टी टीएमसी के नेता शेख शाहजहां ने उनका यौन उत्पीड़न किया और फिर जबरन जमीनों पर कब्जा कर लिया। पीड़ित महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए। हम लगातार भय में जी रहे हैं। यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। संदेश खाली में रहना भी मुश्किल है। हम चाहते हैं कि उत्तम सरकार शिबू हाजरा को आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। हम शांति और सम्मान के साथ रहना चाहते हैं।
ওটা তো হয়েছে যাদের সঙ্গে সবার সঙ্গে তো एक महिला होने के नाते हम सब पीड़ित महिलाओं के साथ हैं। आज ये उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। हमें उनका साथ देना चाहिए, इसीलिए हम सब गुस्से में हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मिलने पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की और कहा कि यहाँ शासन और प्रशासन आरोपियों को संरक्षण देने में लगा है। आप समझिए कि बहुत बुरी हालत है। महिलाएं मेरे सामने रोई हैं। आज आपने देखा पूरा दिन मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं जा नहीं पा रही हूँ। इतना बुरा हाल है कि महिलाएं मुझे छोड़ नहीं रही हैं, वो मुझे पकड़ कर रो रही हैं। कई लोग कह नहीं पा रहे हैं, बच्चियों को घर से भेज दिया है, जवान बच्चियों को यहाँ से भेजा गया है क्योंकि पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए। यहाँ बहुत बुरी हालत है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ हो पाएगा क्योंकि पुलिस से भी डर है। आज मैं खुद महिलाओं को लेके आई हूँ अपने संरक्षण में यहाँ थाने में। वहीं संदेश खाली हिंसा मामले पर भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में फिर से मुगल शासन लेकर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में टीएमसी के माफिया रहते हैं। उन्होंने कहा कि महिला सीएम के राज्य में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं ही हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुगल जो शासन था, हम लोग इतिहास में पढ़े थे, वही शासन फिर से लेके आ रहे हैं। कोलकाता से 35 किलोमीटर दूर बशीराट संदेश खाली एक जगह है और वहां पे डेरा किसका है आप सब लोग अभी नाम के साथ परिचित हो गया। शेख शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, ये सब वहां का माफिया लोग हैं। वाम फ्रंट के टाइम से ये लोग वहां पे पूरा माफिया राज चलाते हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने संदेश खाली में बलात्कार पीड़ितों की पहचान उजागर करने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखा है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा कि आगामी दिनों में शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अमित शाह जी देख रहे हैं पूरी बात, गृह मंत्री है वो देश के, उसको सब उनको सब पता है। तो आदरणीय गृह मंत्री जी पे हमें पूरा विश्वास है और कश्मीर जैसे समस्या का समाधान आदरणीय गृह मंत्री जी के हाथ से हुआ है। तो बंगाल क्या चीज है, ममता बनर्जी क्या चीज है, सीधा करेंगे सबको। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने संदेश खाली मामले की जांच और ट्रायल को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने और सीबीआई और एसआईटी से जांच कराने की मांग की थी। जस्टिस बीवी नागरत्न की बेंच ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट पहले ही मामले का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के दखल देने की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता ने जो मांगे रखी हैं, उन पर आदेश देने में हाईकोर्ट भी पूरी तरह सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी पर आधारित हमारा आज का विशेष है, संदेश खाली महिलाओं के उत्पीड़न पर मौन राज्य सरकार। 3 प्रमुख मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुजा कपूर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अनुजा जी, आपका स्वागत है। प्रकाश चिंडालिया, संपादक राष्ट्रीय महानगर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी। और शोमित घोष, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शोमित जी, अगर सबसे पहले आप ही से पूछना चाहें कि आखिर क्या वजह है कि अभी तक मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार नहीं हो पाया है। एक ऐसा मामला जो महिलाओं के उत्पीड़न का कोई 1-2 दिन का नहीं है, ये सिलसिलेवार तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है इस इलाके में, और जिस तरह से महिलाएं अब चीख चीख के अपनी बातों को कह रही हैं, फिर क्या वजह है कि अभी भी शाहजहां शेख फरार है? नहीं, शाहजहां शेख के खिलाफ तो पहले ईडी ने गया था संदेश खाली। तो मुझे नहीं पता है क्यों ईडी क्यों ये कर रहा है, क्योंकि ये मेरा बात नहीं है। वेस्ट बंगाल पुलिस का जो डीजीपी राजीव कुमार ने कहा है कि ईडी ने पहले दौर से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, तो शायद ईडी को, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टोरेट को ये करना चाहिए था पहले दौर से। अगर पश्चिम बंगाल पुलिस ही इसके पहले जो लोगों के खिलाफ आरोप लगा है, उत्तम सरदार, ये जो भी लोग हैं जिनके खिलाफ ये पर आरोप लगा है, मैं देख रहा था लॉकेट चटर्जी जी
जिसके नाम बोल रहे थे, पश्चिम बंगाल का पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ सेंट्रल एजेंसी इसको अरेस्ट किया है। तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, मुझे लगता है और जो एनसीआरबी का रिपोर्ट भी है, उसमें बंगाल इज द सेफेस्ट स्टेट फॉर वुमेन। अभी भी आप ये कह रहे हैं, अभी भी आप ये कह रहे हैं शोमित जी, ये साहस? मैं कह रहा हूँ, मैं कहने वाला कौन हूँ? मैं कहने वाला कौन हूँ? के साथ कहता हूँ, मैं कहने वाला कौन हूँ? मैं कौन हूँ बोलने वाला? मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये तो डेटा में है ना, ये डेटा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डेटा को सबके सामने लाया है। मैं ये आने वाला बोलने वाला कौन हूँ? चलिए एक डेटा से हम भी आपको एनसीआरबी का रिपोर्ट तो पश्चिम बंगाल का सरकार नहीं बनाता है, ना तो मैं बनाता हूँ, ना मेरे परिवार के कोई लोग बनाते हैं। पश्चिम बंगाल की महिलाएं तो पश्चिम बंगाल की हैं, पश्चिम बंगाल की महिलाएं तो पश्चिम बंगाल की हैं। संदेश खाली की जो महिलाएं हैं, जो अपने चेहरे को कवर करके आज भी अपना दर्द बयां कर रही हैं, और हम उन बातों को नहीं कह सकते कैमरे पे। जिस तरह से उन महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है कि टीएमसी के कार्यालय में उन्हें बुलाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर आपको जमीन के पट्टे चाहिए, जो ममता बनर्जी की योजना है कि अगर पट्टे चाहिए आपको अपने नाम पर तो आप आए, आप रात को रुकें। आप इस तरह की जो बातें कह रहे हैं, आप इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सेफ है। अगर ऐसा कोई भी एलिगेशंस किसी के ऊपर आया है तो उसको अरेस्ट किया गया है, उसको टीएमसी से भी ऑलरेडी पार्टी से एक्सपेल किया गया है। इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी फरार है। शेख शाहजहां की बात कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि शेख शाहजहां के खिलाफ पहले केस ईडी ने दिया था, ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, क्योंकि एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके नाम आए थे। पहले केस संदेशखाली का घटना कहां से आया, शेख शाहजहां के नाम कहां से आया? ईडी ने पहले उनके घर में रेड करने गया, तब संदेशखाली में वहां की जनता ने, शेख शाहजहां की कुछ सपोर्टर्स ने, उन सभी ने उनकी सपोर्ट में आ गया और ईडी वहां से वापस चला आया। ये मेरा बयान नहीं है, स्टेट का डीजीपी राजीव कुमार ने कहा है कि ईडी ने पहले इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई कर रहा था। अब पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस के ऊपर आया है। आप दो बातों को एक साथ मिला रहे हैं। मैं कह रही हूँ महिलाओं का उत्पीड़न, आप ईडी की बात कर रहे हैं। अनुजा जी, तो आ रहा है ना, अनुजा जी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न लगातार, महिलाएं अभी भी डर में हैं। आज एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष पहुंची, उन्होंने रेखा शर्मा का साफ कहना है कि इस समय जो हालत है वहां पे बिना राष्ट्रपति शासन के कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बात की, उन्होंने ये कहा कि शासन प्रशासन का संरक्षण है, जो महिलाओं ने जिन बातों को सामने रखा है। अनुजा जी, जय श्री राम। शोमित भाई, आपको शांत रहना पड़ेगा क्योंकि अब ये मेरा टाइम है, तो मैं अब नहीं चाहूंगी और मैं रिस्पेक्ट करूंगी कि आप रिस्पेक्ट करेंगे इस चीज को। और आपने अभी जो आंकड़ों के बारे में बात कर रहे, तो पहले तो मैं आप ही को जरा एनसीआरबी का आंकड़ा बता देती हूँ। 2020 के अंदर 1,58,000 लड़कियों और लोगों के खिलाफ जो बलात्कार के जो सामने केसेस नजर आए हैं वो आईपीसी के अंदर आए हैं, और आपका एनसीआर का डेटा ही दे रहा है। और एक और बात बता दूं, आपके पश्चिम बंगाल में बच्चों के खिलाफ 2020 के अंदर 10,000 से ज्यादा के खिलाफ पॉक्सो का केस लगा हुआ है। आप कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए और औरतों के लिए ये जगह सेफ है। कौन सी एनसीआरबी का डाटा आपके पास है, मुझे नहीं मालूम है। और आप कह रहे हैं कि एनसीआरबी का डेटा 2011 से, जब होम मिनिस्ट्री के अंदर ममता बनर्जी आई हैं और उन्होंने क्या कहा था कि मैं तृणमूल कांग्रेस जो है वो अलग करके कुछ दिखाएगा, जो पहले यहाँ पर वामपंथियों का जो राज चला करता था, मैं उससे अलग किस्म से अपनी राष्ट्र बनाऊंगी। आज ममता बनर्जी पाकिस्तान बना रही है, आज ममता बनर्जी बांग्लादेश बना रही है वेस्ट बंगाल को। आज जिन औरतों के बारे में वो संज्ञान लेना चाहिए था, वैसे तो मणिपुर का संज्ञान आपने अपने विधानसभा में रेजोल्यूशन पास करके ले लिया ममता बनर्जी। क्या आज आपकी एक औरत होते हुए क्या उत्तरदायित्व है किसी दूसरी औरत की तरफ? क्या औरतों को मीडिया में आकर चीख चिल्ला कर बोलना पड़ेगा? क्या आपके स्पोक्स पर्सन ये मांगेंगे कि क्या औरतों की वो रेप की क्लिपिंग, आप ही की एक जूही जो है वो स्पोक्स पर्सन बन के बैठी है कल मेरे साथ, और उन्होंने मांगा कि मुझे क्लिप दिखाओ कि कहां औरतों का बलात्कार हुआ। ये शर्मनाक है कि आप जैसे लोग, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनकी औरतों को आप लोगों ने खास करके, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को और जिन जिन लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया उनके साथ बलात्कार किया, उनके सारे आपने लैंड ले लिया
और ये आज जो आपने कब्जा किया है उनकी लैंड पर, वो जो लैंड है 63% सारी हिंदू औरतों के पास, जो हिंदू लोगों के पास है, उनको आपने जानबूझकर लूट खसोट करी ताकि वो आप उनका फायदा उठा सके। इन लिeu ऑफ लैंड आपने के साथ बलात्कार किया, उनके साथ उत्पीड़ता किया, और आज जब वो 2011 से FIR लॉन्च करने की कोशिश कर रही है तो ममता गांधी जी कहती है कि चुप रहो। आप कहती है कि आप झूठी है। क्या आप राजनीतिक हिंसा सिर्फ और सिर्फ हिंदू औरतों के साथ नहीं कर रही? क्या हिंदू औरतों को ही प्रताड़ित आप नहीं कर रही? क्या आपने 30% वोट के लिए, मुसलमान वोट के लिए, क्या आपने अपना ईमान गिरवी नहीं रख दिया? क्या आप इस बात को मानती हैं कि सिर्फ ये जो शाहजहां है वो आप ही के पल्लू के नीचे छुपा है? आप उसको ढूंढना नहीं चाहती, उसको कहीं बाहर पुलिस वालों को देना नहीं चाहती? और कौन से पुलिस वालों ने अरेस्ट किया? आज जब भाजपा ने बात करी तब 2011 का ये केस है, और ये बात कब उठ रही है, और ये बात और उसको अरेस्ट कब किया जा रहा है? आज आपके शोमित जी सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये भी है, आखिर क्यों चुप बैठी रही आपकी सरकारें? कितने लंबे समय से लगातार उन महिलाओं ने कोशिश की शिकायत करने की, लेकिन उनकी किसी भी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया गया। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, बात ये हुई कि ममता बनर्जी सत्ता में आई तो उन्होंने कहा कि वो एक नई राजनीति देंगी, वामपंथी दलों से हट के एक राजनीति देंगी। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि ये नेता लेकिन वही हैं? हम जहां इस समय शेख की बात कर रहे हैं, शाहजहां शेख की, ये खुद भी वामपंथी नेता रहे, और तो मुझे लगता है कि हाल ही में कुछ ही साल हुए हैं, 20 या 21 में ये TMC में शामिल हुए हैं। आखिर क्या परेशानी हो रही है ढूंढने की? किस तरह का संरक्षण, क्या जो आरोप लगातार लग रहे हैं? आज जब NCW के अध्यक्ष भी मिलकर गई हैं, उनका भी कहना है कि शासन प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है इस पूरे अपराध, इस शोषण को। तो मुश्किल ये है कि ममता बनर्जी के कानों तक वहां के महिलाओं की चीख पहुंच नहीं रही है। ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं उन्हें शायद पश्चिम बंगाल की जेलों के वो आंकड़े नहीं पता है, जहां पर 196 महिलाएं गर्भवती हुई है जेल के अंदर है। जिन महिलाओं की सेल तक कोई व्यक्ति, कोई पुरुष नहीं पहुंच सकता, वहां पर जाकर के 196 महिलाएं गर्भवती हुई है, उन्होंने संतानों को जन्म दिया है। और वर्तमान आंकड़े ये है कि वहां पर 15 बच्चे जेलों में अपनी माओ के साथ पल रहे हैं। 1.5 महीने से महिलाएं चीख चीख के कह रही हैं। आपने जिस बात को कहा कि ममता बनर्जी ने नई सरकार का नारा दिया था, उनका सबसे लोकप्रिय स्लोगन हुआ था माँ, माटी और मानुष। और सच्चाई ये है कि यहाँ के मानुष यहाँ की माओ को प्रताड़ित कर रहे हैं, अत्याचारित कर रहे हैं, उनकी जमीन छीन रहे हैं, उनकी अस्मत छीन रहे हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी भारत की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वही पुलिस मंत्री भी है, वही गृह मंत्री भी है। और जिस क्षेत्र में संदेश खाली आता है, वहां की जो सांसद है नुसरत जहान, वो भी एक महिला है, जिन्हें अभी तक 1.5 महीने में एक बार भी वहां पर जाकर के महिलाओं के आंसू पोंछने का उनको वक्त नहीं मिला। आज जब अनुसूचित जाति की टीम वहां पर जाती है और वो भी कहती है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन की स्थिति है। आज महिला आयोग की सदस्य वहां गई हैं, उन्होंने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर के लोगों से पूछा है। तृणमूल के लोग तो ये कहेंगे कि वहां पर कुछ नहीं हुआ है। मुझे ये बताएं कि अगर कुछ नहीं हुआ, उत्तम सरदार गिरफ्तार कैसे हुआ, शिबू हाजरा गिरफ्तार क्यों हुआ? और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा दबंग गुंडा जो तृणमूल के वोट बैंक का जुटाने का काम करता था, लोगों की जमीनें हड़प लेता था, जो पश्चिम बंगाल सरकार पट्टे वहां पर दे रही थी, वो सरकार वो पट्टे जो है शिबू हाजरा, उत्तम सरदार और ये शाहजहां के माध्यम से डिलीवर किए जाते थे, उनकी डिलीवरी नहीं होती थी। मछलियों के चाष के लिए वहां पर भेड़ी की जो जमीनें होती हैं वो लोग छीन लेते हैं। और तो ऋतु में सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, स्थानीय गरीब कई ऐसे लोगों ने बयान दिए हैं जिन्होंने कहा है कि हमारी दुकान से शाहजहां के लोगों ने, शिबू हाजरा के लोगों ने कुछ सामान खरीद लिए, पैसे नहीं दिए, किसी का 6,000 बाकी, किसी का 20,000 बाकी। और एक तो ऐसा भी दुकानदार है जिसने ये कहा कि तृणमूल पार्टी की एक रैली के लिए उन्होंने यहाँ के नेताओं के कटआउट वगैरह बनाए, उसका 1.5 लाख से अधिक रुपया बाकी है। ये क्या चीजें हो रही है? साधारण आदमी, जो गरीब आदमी वहां पर एकदम साधारण किस्म के लोग हैं, क्या ये उम्मीद है पश्चिम बंगाल? शोभित जी, महिलाओं के सुरक्षित रहने के पश्चिम बंगाल के आंकड़े तो आपके सामने आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब संदेश खाली की महिलाएं अपने हाथ में डंडे लेके निकली, वो उस विरोध में निकली,
वो उस राक्षस को खत्म करने के लिए निकली जिसने उनकी जिंदगी को इस समय पिछले इतने लंबे समय से तबाह किया हुआ है। तो क्या ये सब आपको बनावटी दिखाई दे रहा है? ये सच नहीं लगता? देखिए, पहले बात तो ये है कि मैं बहुत समय से सुन रहा था, या फिर यहाँ पर जो बीजेपी के प्रवक्ता दीदी बैठी है वो उन समय से एक मोनोलॉग किया है, तो मैंने चुपचाप शांति से सुना है। मैं उनके मोनोलॉग की बात नहीं कर रही शोभित जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। महिलाओं ने इतना बड़ा महिलाओं के विरोध प्रदर्शन को आप क्या कहेंगे? और मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं अनइंटरप्टेड बोल सकूं, ठीक है। पहले बात तो ये है, जो शिबू हाजरा और उत्तम सरदार, ये जैसे जो भी लोग हैं, ये कोई भी पार्टी का हो, इन लोगों का अरेस्ट ने पश्चिम बंगाल का पुलिस नहीं किया है। और आगे के दिन में भी जो शेख शाहजहां की बात आप बार बार दोहरा रहे हैं, ये शेख शाहजहां को भी, ये पश्चिम बंगाल की पुलिस के ऊपर या राज्य की डीजीपी के ऊपर आपको भरोसा रखना चाहिए कि ये अरेस्ट होगा। अब महिला कमीशन की बात जो कर रहे हैं, तो महिला कमीशन जो बात आज किया है, इसके पहले भी बीजेपी का कोई सेटल का कमीशन आया है, जो भी ये कहते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति बात बीजेपी टीएमसी की नहीं है, बात महिलाओं की अस्मिता की है। शोभित घोष जी, आप संवेदनशील ही नहीं दिखाई दे रहे। मसला ये है जिस मामले पे बात करना चाह रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार, जो शोषण, जो लगातार उत्पीड़ित हो रही है, शारीरिक शोषण जो किया जा रहा है, इसको कहते हैं व्यवस्था द्वारा। अगर व्यवस्था संरक्षण दे रहा है, अभी तक 2 एलिगेशंस आए हैं, 2 एलिगेशंस, ऑल ओवर 2 एलिगेशंस, तो जवानबंदी दिया गया है। और दूसरा बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ पर बड़े बड़े बात कर रहे हैं टेलीविजन पे आके, उसको शायद सुप्रीम कोर्ट का आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसको एक बार फिर से पढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट में जनता पार्टी का सपोर्टर कोई लॉयर गए थे, कोई एडवोकेट गए थे और कहा था कि जैसे मणिपुर में जिस तरीके से मणिपुर के केस को दिखाया गया था, उसी तरीके से संदेश को भी दिखना चाहिए। जी, थोड़ी सी मानवीय संवेदनशीलता रखें। न्यायालय ने उसको कैंसिल कर दिया है, उसको कहा है स्टेट की हाई कोर्ट पे जाइए, स्टेट की हाई कोर्ट इसके बारे में आपको जो चार्ज लगाना है वो चार्ज लगाएंगे। तो ये साफ है कि भाजपा का जो प्रोपागेंडा पॉलिटिक्स, ये दिस इज अ प्रोपागेंडा पॉलिटिक्स। शोभित जी, मुझे खेद है, हम लगातार बात कर रहे हैं। वो महिलाएं जो अभी भी कह रही हैं कि वो डरी हुई हैं, वो अपनी बात नहीं कह सकती, तो वो किससे डर रही हैं? काम हुआ है उसके खिलाफ, वो किससे डर रही हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। वो महिलाएं किससे डर रही हैं? और उन महिलाओं डर नहीं रहा, किसी से डर नहीं रहा है। वो अपने बात कर रहा है, और जिनके खिलाफ उनका एलिगेशंस है, उनका अरेस्ट पश्चिम बंगाल का पुलिस ने किया है, ममता बनर्जी का पुलिस ने किया है। वो किसी से डर नहीं रहा है, बंगाल के लोग किसी से डरते नहीं। और एक बात मैं अनुजा जी है उनको बताना चाहता हूँ कि मुसलमान हिंदू मुसलमान ऐसा मत कीजिए। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है शोभित घोष, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये औरतों की अस्मिता की बात है। आप महिलाओं को, आपका एक नेता इलाके की महिलाओं को अगर वो कहता है कि वो रात में टीएमसी के दफ्तर में आएंगी और वो उसकी मर्जी से वहां पे रुकेंगी, वो अपनी मर्जी से वापस छोड़ के जाएगा, और तमाम ऐसी लड़कियों का और महिलाओं का शोषण होगा चुन के घर में घुसकर, तो माफ करिएगा, ये हिंदू मुसलमान या टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है। ये भारत देश में रह रही महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा मामला है। शर्म आती है, आप आज भी उतने संवेदनशील नहीं हो पाए हैं। कि अनुजा जी ने जिस तरीके से बंगाल को कहा है कि ये बांग्लादेश बन रहा है या प्रकाश जी, अनुजा जी मैं आपके पास आऊंगी। प्रकाश जी, हमारे पास बहुत थोड़ा समय है। अनुजा जी को समय देने से ही ये पूरा मामला राजनीतिक हो जाता है। वो यही कहेंगे भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी, लेकिन क्या भारत देश में आज भी कोई ऐसा राज्य है जहां पर उसी राज्य में रहते हुए नेता किसी मोहल्ले की और वहां इलाके की महिलाओं को ये कहें कि वो उनकी मर्जी से किसी के घर में जाके रहेंगी और वो अपनी मर्जी से फिर सुबह छोड़ेंगे? अगर प्रकाश जी, किसी की ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ हम ये कहाँ की बात कर रहे हैं? और वो भी हो रहा है, लेकिन अगर नेशनल टेलीविजन में बैठकर कोई भी आदमी, कोई भी स्पोक पर्सन, कोई पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक पर्सन एक स्टेट को बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ तुलना करे, ये भी सही नहीं है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा प्रकाश जी बोले। प्रकाश, अनुजा जी प्रकाश जी से मुझे कमेंट लेने दीजिए। खेल रहे हैं,
प्रकाश जी, उत्तम भी हिंदू ही है, के लिए सबसे शिबू और उत्तम भी हिंदू ही है, वो मुसलमान नहीं है। तो आप क्या कह रहे हैं तब से कि हिंदू महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, मुसलमान के ऊपर अत्याचार किया है? कौन है ये उत्तम, कौन है शिबू? ये हिंदू नहीं है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। अगर आप ऐसे एक स्टेट को बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ तुलना नहीं कर सकते। शोभित जी, आपने बोल दिया, प्रकाश जी को बोलने दें तो वो उनकी बात सुन लें। जी प्रकाश जी। शोमिता, मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला दिया, आज की टिप्पणी का। पिछले हफ्ते में हाई कोर्ट की एक टिप्पणी का हवाला दे दूं, जब आपकी ही पार्टी के एक वकील एक मामले में पेश हुए थे, उस वक्त हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आप चुप रहिए, ये अदालत है, ये संदेश खाली नहीं है। ये इस टिप्पणी का महत्व भी आप समझने की कोशिश करें कि अदालत भी मान रही है कि संदेश खाली की हालत कितनी संगीन है, और ये भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे काला अध्याय उभर कर आया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भारतीय राजनीति का सबसे खराब हाल मणिपुर में हो चुका है। मणिपुर में होता है बिल्कुल प्रकाश जी, संदेश खाली की महिलाओं ने एक लंबी चुप्पी तोड़ी है, और इस चुप्पी के टूटने के बाद अब सामने आएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी एक महिला है। बशीरहाट जो इस इलाके में आता है, ये विधानसभा क्षेत्र, वहाँ की सांसद भी महिला है। आखिर महिला शासकों के नीचे, सिर्फ उनकी आंखों के नीचे अगर महिलाओं के साथ इतना शोषण हो रहा है तो वो खामोश क्यों है? अगर आप एक ये मामला थमने वाला नहीं है। अनुजा जी मुझे माफ करिएगा, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आपने अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखा। 2 मिनट के अंदर मैं इनको सिर्फ 10 सेकेंड अनुजा जी। वीरभूमि वायलेंस, हंसखली की नदियां, पुरुलिया और नौखाली 1946 भूलिएगा मत भाई साहब। और आपका टीएमसी एमएलए नारायण गोस्वामी क्या बोल रहा था? नारायण स्वामी क्या बोल रहा था कि एक औरत के बदन को देखकर, एक औरत के बदन को और उसके स्किन कलर को देखकर पता लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल कास्ट की है या नहीं। और वो औरतें सामने आ रही है जो फेयर स्किन है। और अनुजा जी, संदेश खाली की महिलाओं ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। अब देश सुन रहा है वो लगातार किन बातों को सामने रख रही हैं। उम्मीद करेंगे कि उन महिलाओं को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज नाइट में। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों के समक्ष फसल विविधीकरण करते हुए मक्का, कपास, उड़द और अरहर की खेती करने पर उनकी फसल को MSP पर खरीदने का प्रस्ताव दिया है। कई किसानों ने सरकार की घोषणा पर खुशी जाहिर की है। हालांकि किसानों के प्रदर्शन के कारण हरियाणा, पंजाब के कई बॉर्डर्स पूर्ण रूप से बंद हैं, जिससे जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच चौथे दौर की बैठक में सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा है कि अगर हरियाणा और पंजाब के किसान फसल विविधीकरण करते हुए मक्का, कपास, उड़द और अरहर की खेती करते हैं तो सरकार इन 4 फसलों पर गारंटी देगी कि अगले 5 साल तक नेफेड और NCCF के माध्यम से उनकी फसल को MSP पर खरीदा जाएगा। वहीं किसानों ने प्रस्ताव पर सहमति के बाद फैसला लेने की बात कही है, तो केंद्रीय मंत्रियों ने भी नेफेड और NCCF से चर्चा करने की बात कही है। हालांकि 4 फसलों पर MSP देने की घोषणा का किसानों ने खुले दिल से स्वागत किया है। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल से देश भर के किसानों को फायदा होगा। हमारा मानना है कि मक्का, कपास, उड़द, अरहर, इन 4 सब्जी की फसलों पे जो भी प्रधानमंत्री ने ये किसानों को सम्मानित किया है देके 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसमें किसानों का बहुत ही ज्यादा फायदा है। ये 4 फसलें भी MSP पे पूरे देश में खरीदी जाएंगी। किसानों को चाहिए उन योजनाओं का लाभ उठाना और असली किसान उन योजनाओं का लाभ उठा भी रहा है। प्रधानमंत्री जी किसानों के हित के बारे में ही सोचते हैं, जो भी सोचते हैं, इसलिए किसानों को ये बातें इनकी मान लेनी चाहिए। उधर नेफेड के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों और सरकार की जो बात हुई है उसको हम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ये जो किसानों की और गवर्नमेंट की बात हुई है तो हम आउटराइटली वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो भी गवर्नमेंट का आदेश होगा, जो भी किसानों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट फैसला करेगी, हम उसको पूर्ण रूप से अमली जामा पहनाने में कामयाब रहेंगे। किसानों के प्रदर्शन के कारण हरियाणा, पंजाब के कई बॉर्डर्स पूरी तरीके से बंद हैं, जिसका खामियाजा हर वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अंबाला में दवा कारोबारियों का काम भी पूरी तरीके से ठप हो गया है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि दवा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही और जो दवा बाहर भेजने के लिए तैयार की गई है, रास्ते बंद होने की वजह से वो भी बीच में लटकी हुई है, जिसकी वजह से दवा कारोबारियों को रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। तो वहीं अंबाला की सब्जी मंडी में भी रास्ता बंद होने की वजह से सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ जो कच्चा माल है वो सारा बाहर से आएगा, चाहे वो हैदराबाद से आए, चाहे वो बॉम्बे से आए, चाहे वो विदेश से आए, और बेचने के लिए भी हमारे पास मार्केट अंबाला नहीं है, हमें सब बाहर ही जाएगा, हिंदुस्तान के डिफरेंट कोनों में जाएगा या विदेशों के कई कंट्रीज में जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें चारों तरफ से नुकसान हो रहा है। सब्जियों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि बंदा खरीद नहीं पा रहा है, ना घर में सब्जी ले जा पा रहे हैं। बच्चों के लिए भी बड़ी मुश्किल है, इसके घर में परिवार है, वो क्या खाएगा क्या बचाएगा। और ये जो जाम लगा पड़ा है उसकी वजह से ट्रक नहीं आ रहे सब्जियों के, इसी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली के बॉर्डरों पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसके कारण सड़कें अवरुद्ध हैं और लोगों को आवागमन में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र में जनसंवाद यात्रा के दौरान राहुल गांधी और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि 2019 में उन्होंने अमेठी को छोड़ दिया था, आज अमेठी ने उन्हें छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि अगर वह आश्वस्त हैं तो वायनाड जाएं, बिना अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। उन्हें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लोग ढोकर लाने पड़े, रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से, लेकिन निश्चित रूप से लोग ये भी नहीं भूले कि जब इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषतः अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है, तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी।
फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों से राज्य में डबल इंजन सरकार विकास और विश्वास के पथ पर आगे बढ़ रही है। इन 7 वर्षों में प्रदेश का निर्यात 2 गुना हो गया है। एक्सप्रेसवे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की संख्या बढ़ रही है। पहली रैपिड रेल पश्चिमी और पूर्वी माल गलियारे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में मोदी की गारंटी यानी बेहतर रिटर्न की गारंटी की चर्चा हो रही है। देश तभी आगे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश की तरह हर राज्य बड़े सपने, बड़े संकल्प लेकर के चल पड़े। और मेरे उद्योग जगत के साथी भी अनंत अवसर की वेला है। आइए, दम आपने में चाहिए, हम तैयार बैठे। बीते 7 साल उत्तर प्रदेश विकास के नाम, सुशासन के नाम और अपराध मुक्त प्रदेश के नाम, ये डबल इंजन सरकार की दूरदृष्टि और पारदर्शी शासन का नतीजा है कि अब प्रदेश की छवि निवेश और रोजगार के लिए बन रही है। अब रेड टेप नहीं, रेड कारपेट का कल्चर नए नए उद्योगों और ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है। लखनऊ में आयोजित निवेश प्रस्तावों के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में प्रधानमंत्री ने प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए की अधिक की लागत की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी, खाद्य प्रसंस्करण, आवास, रियल एस्टेट, आतिथ्य, मनोरंजन, शिक्षा और पर्यटन से जुड़ी रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में बीते 7 साल में कानून व्यवस्था दुरुस्त की है, सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण कराया है, पर्यटन और रोजगार के नए अवसरों को छोटे छोटे शहरों तक पहुंचाया है। मैं जब विकसित भारत की बात करता हूं तो इसके लिए नई सोच भी चाहिए, नई दिशा भी चाहिए। देश में जिस प्रकार की सोच आजादी के अनेक दशकों तक रही, सोच थी
कि देश के नागरिकों का जैसे तैसे गुजारा कराओ, उन्हें हर मूलभूत सुविधा के लिए तरसा कर रखो, नौकरियों के अवसर बनाओ, तो कुछ चुनिंदा शहरों में, लेकिन डबल इंजन सरकार ने उस पुरानी राजनीतिक सोच को बदल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अवसर और निवेश का एक बड़ा इकोसिस्टम उत्तर प्रदेश में तैयार हो चुका है। उन्होंने निवेशकों से आह्वान किया कि वे प्रदेश में निवेश और कारोबार के अवसरों का लाभ उठाएं और प्रगति में योगदान दें। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश को बधाई देते हुए कहा कि ये सुनकर खुशी होती है कि उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है और पूरे देश को ये मानना होगा कि विकसित यूपी के साथ ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। बहुत अच्छा माहौल है, अब बहुत अच्छा वातावरण है। हर छोटे से छोटे इंडस्ट्रियल एरिया में गुंडई वगैरह नहीं है, सरकारी सहयोग वगैरह बहुत अच्छा है, तुरंत का तुरंत सारा काम होता है। यूपी में निवेश के लिए बहुत अच्छा माहौल है और हम लोग यूपी में अच्छा निवेश भी कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों को निवेश करना चाहिए। व्यापार के अच्छे बहुत साधन हैं। इतना भयमुक्त माहौल हो गया है कि लगता है कि बिल्कुल आप पूरी यूनिट को अगर छोड़ के भी अपने घर पर बैठते हैं तो कहीं असुरक्षित नहीं महसूस होता और बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है पिछले 6-7 साल में। जब से योगी जी की सरकार आई है, जब से बिल्कुल माहौल चेंज है। पीएम ने कहा कि दुनिया के देश भारत की ग्रोथ स्टोरी के प्रति आश्वस्त हैं और भारत में निवेश के बाद बेहतर रिटर्न की गारंटी मान रहे हैं। विशाल बैरिस्टो और विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बदलते उत्तर प्रदेश के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शिशिर सिन्हा, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। शिशिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश का एक तरह से चौथा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। शिशिर जी, किस तरह से आपको लगता है कि मोदी की गारंटी यानी बेहतर रिटर्न की गारंटी का संदेश ये ग्लोबल समिट इन्वेस्टर्स को दे रहा है? देखिए, राज्यों के बीच एक अच्छी प्रतिस्पर्धा में देखने को मिल रही है। पहले तो निवेश जुटाने के लिए उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है और उसके बाद परियोजनाएं पूरी होने के बाद दोबारा उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है। यानी कि आप जो योजना का खाका खींचते हैं, उस योजना पर कितना अमल हुआ है और क्या वास्तव में जमीन पर कुछ तैयार हो पाया है नहीं, ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है उसी का एक हिस्सा है। दूसरी तरफ आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास अभी 3 लक्ष्य है। सबसे पहला जो लक्ष्य है वो $5 ट्रिलियन का है, जो कि 2026-27 तक। दूसरा जो लक्ष्य है वो $7 ट्रिलियन का है, जो 2030 तक का है। और तीसरा जो लक्ष्य है वो 2033-34 तक है, जो कि $60 ट्रिलियन का है। माफ कीजिएगा, 10 ट्रिलियन का है। तो अब ये जो लक्ष्य हैं, इन लक्ष्यों में बड़े राज्य कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें या दक्षिण के राज्यों की बात करें, ये यदि खुल करके सामने आएंगे, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, ये सब खुल करके सामने आएंगे तो हमें इन लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। फिर लक्ष्य क्या है? उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी का लक्ष्य है। यदि ये उत्तर प्रदेश हासिल कर लेता है तो निश्चित तौर पर जो हमारे 3 लक्ष्य जिनकी अभी मैंने चर्चा की, चाहे वो 5 यानी कि $5 ट्रिलियन, $7 ट्रिलियन और $10 ट्रिलियन है, उसे हासिल करने में मदद मिलेगी। शिशिर जी, उत्तर प्रदेश आज की तारीख में जीडीपी की हिस्सेदारी में दूसरे स्थान पर है। हम जानते हैं कि लगातार एक तरह से बदलते उत्तर प्रदेश की इस तस्वीर ने इन्वेस्टर्स को ही सिर्फ एक अच्छा माहौल नहीं दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कई अपार संभावनाएं सामने आई हैं निवेशकों के लिए। उसमें हम एमएसएमई के एक सेक्टर को भी देखते हैं कि जिस तरह से उसमें किस तरह से आप देखते हैं कि आने वाले समय में भी इन्वेस्टर्स की रुचि एमएसएमई सेक्टर्स में रहेगी, इसलिए कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक ये ऐसी स्कीम रही है जिसने कुछ बड़े असर दिखाए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर पूरी भौगोलिक स्थिति को देखें तो हर क्षेत्र अपने आप में एक संपूर्ण औद्योगिक उत्पादन का केंद्र है और उसमें विविधता भी काफी दिखती है। अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएं तो आपके जो हस्तकरघा की बात है उसमें काफी अच्छी हम लोग स्थिति देखते हैं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो कृषि आधारित उद्योगों की हम लोग काफी संभावना देखते हैं। और मध्य उत्तर प्रदेश में जो हम विनिर्माण की बात करें, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है, तो जब वहां पर एक तरफ आपके पास 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी योजना है, दूसरी तरफ हर क्षेत्र की अपनी अपनी विविधताएं हैं, तो ऐसे में जो मझोले और छोटे आकार के उद्योग हैं उनके आगे बढ़ने की संभावनाएं काफी बेहतर हो जाती है।
और मुझे लगता है कि अगर सरकार की योजनाएं, चाहे आप मुद्रा योजना को देख लीजिए या क्रेडिट गारंटी स्कीम को देख लीजिए, उन योजनाओं की बदौलत जब आपके लिए पूंजी की जरूरतें पूरी हो जाती है, जब आपको बाजार मिलना शुरू हो जाता है और जब बड़े उद्योगों के सामान आपके लिए भी एक व्यवस्था बनाई जाती है, एक ऐसा मंच तैयार किया जाता है जहां पर आप देसी विदेशी निवेशकों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, तो आपके विकास के लिए काफी बेहतर माहौल बन जाता है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में काफी अच्छा कर रहा है और हमें लगता है कि मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो, जिसको हम लोग मझोले, छोटे और लघु और सूक्ष्म उद्योगों की बात करते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है कि अर्थव्यवस्था में इनकी हिस्सेदारी लगभग 48% की है। तो जब 48% का हिस्सा आगे बढ़ता है तो पूरे औद्योगिक विकास की बेहतरी की संभावना बनती है। शिशिर जी, अंत में कौन से ऐसे नए क्षेत्र हैं जो आपको लगता है, क्योंकि ऊर्जा को लेकर भी, वैकल्पिक ऊर्जा पर, सौर ऊर्जा पर भी इस समय जो निवेश हुआ है, 10 लाख करोड़ योजनाओं के जो शुभारंभ हुए हैं, उसमें वो क्षेत्र भी बड़ा क्षेत्र है। तो किस तरह से आप देखते हैं नए क्षेत्रों को इस इन्वेस्टमेंट समिट के साथ? देखिए, अभी जैसे जो प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी सौर ऊर्जा की नई योजना, ये नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में काफी बेहतर विकल्प होगा। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अगर टियर 2, टियर 3 सिटीज में देखें, जहां पर छत पर सोलर पैनल लगाने की बात है, तो इससे ऊर्जा का उत्पादन और खासतौर पे नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन काफी तेजी से बढ़ सकेगा। तो एक तो ये क्षेत्र है जिसमें काफी अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। दूसरा हमें जो दिख रहा है कि तकनीक, यानी कि प्रौद्योगिकी और खासतौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग बात करें, वहां पर भी इस प्रदेश में काफी अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। बाकी जो पारंपरिक उद्योग हैं, उनके लिए संभावनाएं तो इस प्रदेश में है ही। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी, विस्तार से बात करने के लिए। इन्वेस्टर समिट पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश निवेश फ्रेंडली राज्य बना है, जिसका एक बड़ा असर देखा जा रहा है। और इस चौथे 4.0 इन्वेस्टर समिट के बाद भी ये माना जा रहा है कि निवेशकों की रुचि उत्तर प्रदेश में भी बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश एक बड़ा डेस्टिनेशन निवेशकों के लिए बन रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज नाइट में। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रधानमंत्री ने कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे देश का सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए विकास और विरासत दोनों का साथ चलना जरूरी है। कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया। ये मंदिर उत्तर प्रदेश संभल एचौड़ा कंबोह में बनेगा। ये 5 एकड़ में बनेगा और इसे बनने में 5 साल लगेंगे। मंदिर की विशेषता यह होगी कि इसमें 10 गर्भगृह होंगे। ये सभी भगवान विष्णु के 10 अवतार को समर्पित होंगे।
भगवान राम की तरह ही कल्कि का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। हम ये कह सकते हैं कि कल्कि काल चक्र के परिवर्तन के प्रणेता भी है और प्रेरणा स्रोत भी है। और शायद इसीलिए कल्कि धाम एक ऐसा स्थान होने जा रहा है जो उन भगवान को समर्पित है जिनको अभी अवतार होना बाकी है। अब कल्पना करिए, हमारे शास्त्रों में सैकड़ों हजारों साल पहले भविष्य को लेकर इस तरह की अवधारणा लिखी गई। भगवान विष्णु के अभी तक 9 अवतार हो चुके हैं। 10वें के रूप में कल्कि का अवतार होगा। पुराणों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कल्कि अवतार के साथ ही कलयुग का चक्र पूरा हो जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने दोहराया कि देश में विकास और विरासत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी काल है और राष्ट्र निर्माण का भी। संत और आचार्य नए मंदिर बनवा रहे हैं, वैसे ही मुझे ईश्वर ने राष्ट्र रूपी मंदिर के नवनिर्माण का दायित्व सौंपा है। मैं दिन रात राष्ट्र रूपी मंदिर को भव्यता देने में लगा हूं, उसके गौरव का विस्तार कर रहा हूं। इस निष्ठा के परिणाम भी हमें उसी तेजी से मिल रहे हैं। आज पहली बार भारत उस मुकाम पर है जहां हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं। आज पहली बार भारत को टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संभावनाओं के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। हमारी पहचान इनोवेशन हब के तौर पर हो रही है। हम पहली बार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए देश में बनी सकारात्मक सोच और बढ़ा हुआ आत्मविश्वास अब परिणाम भी दे रहा है। एक और मंदिर बन रहे हैं तो वहीं मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में 500 साल बाद रामलला का मंदिर अगले 1000 वर्ष तक एक नई यात्रा का शुभारंभ कर चुका है। देव से प्रेरणा लेकर देश अब सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका विकास की सामूहिक ऊर्जा के साथ विकसित होने की राह पर चल पड़ा है। संभल से आशुतोष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट के वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार,
देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 फरवरी से हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गुवाहाटी में आज से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत एक रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुई। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को वीडियो संदेश दिया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण में देश भर से 200 विश्वविद्यालयों के करीब 4500 एथलीट विभिन्न खेल स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। खेलो इंडिया हो, टॉप्स हो या ऐसे अन्य अभियान हो, आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए नई संभावनाओं का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। ट्रेनिंग से लेकर स्कॉलरशिप देने तक हमारे देश में खिलाड़ियों के लिए एक अनुकूल माहौल बन रहा है। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही है। हमें दीजिए अनुमति, हम आपको छोड़े जा रहे हैं देश भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को। आप देखिए फटाफट अंदाज में। नमस्कार। राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पोर्ट ब्लेयर पहुंची। अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति ने पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल पहुंची, जहां उन्होंने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्हें ब्रिटिश उपनिवेश काल में राजनीतिक कैदियों के रूप में निर्वासन और फांसी दी गई थी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नेता के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने और 2 लोकसभा सीट के सृजन और पूरी क्षेत्र को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत लाने सहित अपनी मांगों को लेकर सोमवार को सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में हर साल निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों की वजह से 150 से 500 मिलियन टन कचरा पैदा होता है। उन्होंने कहा कि इस कचरे का पुनर्चक्रण और इसमें कमी लाना बड़ी चुनौती है, जिसके लिए नई तकनीक की जरूरत है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के भोलनपुरा में हुई हिंसा और दंगे के बाद मामले में पुलिस ने 10 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि पुलिस काफी सख्ती और तत्परता से हिंसा मामले की जांच में जुटी है। मामले में अब तक 68 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में नामजद 16 में से 12 पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिग्गज नेता शरद पवार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने अजीत पवार गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तौर पर मान्यता देने के भारत के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ नोटिस जारी किया है। नोटिस अजीत पवार गुट को जारी किया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने कहा है कि शरद पवार गुट को पार्टी का नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार देने के निर्वाचन आयोग के फैसला अगले आदेश तक जारी रहेगा। जयपुर में कांग्रेस नेता महेंद्रजीत मालवीय बीजेपी में शामिल हो गए। वो पार्टी के राज्य प्रभारी अरुण सिंह और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष सीपी जोशी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आगरा में 32वें अंतर्राष्ट्रीय ताज महोत्सव का आगाज हो गया है।
ताज महोत्सव कला, शिल्प, संस्कृति और व्यंजन का अनूठा संगम है। 27 फरवरी तक चलने वाले 10 दिवसीय ताज महोत्सव को इस बार विकसित भारत के संकल्प संग ताज महोत्सव के संग थीम पर आयोजित किया जा रहा है, जिसका उदाहरण कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य द्वारा किया गया।